हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका नेट पढ़ाई में। आज हम अध्याय 11 क्षेत्रमिति करेंगे, जिसमें हम समतल एवं ठोस आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम भूमिका शुरू करते हैं। हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है और उस आकृति द्वारा घिरे गए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप का क्या मतलब होता है? परि मतलब चारों ओर और माप का मतलब मापन, यानी चारों ओर का जो माप होता है, मापन होता है, उसको हम परिमाप बोलते हैं। और क्षेत्रफल यानी उस आकृति में जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। हम त्रिभुज, आयत, वृत्त इत्यादि विभिन्न समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं तथा आयताकार आकार के किनारों अथवा पगडंडियों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इस अध्याय में चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित समस्याएं हल करने का प्रयास करेंगे। हम घन, घनाभ और बेलन जैसे ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन सब के आयत, वर्ग वगैरह के बारे में तो आप पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो इसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्मरण करते हैं। अपने पूर्व ज्ञान के सर्वेक्षण के लिए हम एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। यह एक आयताकार बगीचे की आकृति है जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। देखिए आकृति 11.1 में यहाँ पर एक बगीचा दिया गया है जिसकी लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। इस बगीचे के चारों ओर से घेरने वाली बाड़ की लंबाई क्या होगी? बाड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इस बगीचे का परिमाप ज्ञात करने की आवश्यकता होगी, जो कि 100 मीटर है। तो कैसे करेंगे हम इसको? तो देखो बच्चों, ये जो बगीचा है ये आयताकार है, तो हम इसमें आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है आयत का परिमाप? मतलब आप लिखोगे बच्चों के बगीचे को चारों ओर से घेरने वाली बाड़ की लंबाई क्या होती है? बगीचे का परिमाप, जो कि क्या होता है? आयत का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? 2 लंबाई ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो आप लगाओगे 2 ब्रैकेट में 30 जमा 20 ब्रैकेट बंद मीटर, तो यानी 2 गुना 50 मीटर, यह आ गया हमारा 100 मीटर। दूसरा देखते हैं, कितनी भूमि बगीचे द्वारा व्याप्त है? इस बगीचे द्वारा व्याप्त भूमि ज्ञात करने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता होगी, जो कि 600 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर है। कैसे हुआ आया ये? क्योंकि बगीचे द्वारा व्याप्त भूमि यानी बगीचे का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 30 गुणा 20, तो इस तरीके से आया। ये 600 वर्ग मीटर स्क्वायर कैसे आया? और हमेशा से क्षेत्रफल को हम जो है हमेशा मीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं, जो उसका होता है हम हमेशा उसको मात्रक में ही लिखते हैं, वर्ग मात्रक या मात्रक स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे 30 गुणा 20 एम स्क्वायर, तो यानी 600 एम स्क्वायर, ऐसे आया। बगीचे के परिमाप के साथ साथ अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है जिस पर सीमेंट लगवाना है। यदि 4 वर्ग मीटर यानी एम स्क्वायर क्षेत्रफल पर सीमेंट लगवाने के लिए 1 बोरी सीमेंट चाहिए, तो इस पूरे रास्ते पर सीमेंट लगवाने के लिए कुल कितनी सीमेंट की बोरियों की जरूरत होगी? हम कह सकते हैं कि प्रयुक्त की गई सीमेंट की बोरियों की संख्या होगी रास्ते का क्षेत्रफल बटा 1 बोरी द्वारा सीमेंट किया गया क्षेत्रफल। सीमेंट से बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल यानी बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल जिस पर सीमेंट नहीं होना है। देखिए इस आकृति में देखो, यानी कि ये वाला एरिया जो है बीच वाला और ये जो बाहर वाला एरिया है, यानी इसमें सीमेंट नहीं लगना है, तो ये जो बाहर वाले एरिया में इस 2 मीटर में लगना है, तो इसके ऊपर कैसे लगेगा? यानी रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है, इसलिए सीमेंट नहीं किए जाने वाला आयताकार क्षेत्रफल क्या होगा? 30 माइनस 2, यानी ये जो बाहर वाला है इसमें से 30 माइनस 2 ये वाला माइनस कर दो और 20 माइनस 2 इधर का भी माइनस कर दो, तो ये होगा 28 गुणा 18 एम स्क्वायर। अतः प्रयुक्त की जाने वाले सीमेंट की बोरियों की संख्या क्या होगी? इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर PQ, अगर हम इसको ऐसे PQRS ले लें तो PQ जो है हमारा वो है 30 मीटर। ठीक है, QR है हमारा 20 मीटर, तो PQRS का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या आएगा? 30 गुणा 20 यानी 600 एम स्क्वायर, वो तो हमने ऊपर ही कर लिया। अब लंबाई AB यानी 30 मीटर माइनस 2 यानी 28 और 20 माइनस 2 यानी 18, तो यानी 28
तो ABCD का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, यानी अंदर वाले को अगर हम ABCD ले लें तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 28 गुणा 18 m², यानी 504 m²। तो अब सीमेंट लगवाने वाले रास्ते का, यानी जिस रास्ते पर हमें सीमेंट लगवाना है उसका क्या होगा, PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, यानी 600 माइनस 504 का उसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 96 m²। ठीक है, जैसा कि आरेख 11.1 में दर्शाया गया है, इस बगीचे में फूलों की 2 आयताकार क्यारियां हैं जिनमें प्रत्येक का आकार 1.5 मीटर और 2 मीटर है और शेष बगीचे के ऊपर घास है। घास द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार, अब इसको कैसे करेंगे हम? अच्छा, पहले ऊपर वाले में देखिए, ये जो हमने निकाला है रास्ते का क्षेत्रफल बटा 1 बोरी द्वारा सीमेंट किया गया क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, कुल सीमेंट लगाने वाले रास्ते का क्षेत्रफल आया हमारा 96 m² और जो बाहर का कितना है 4 m²। तो 96 को 4 m² से हम भाग कर देंगे, 96 बटा 4 इसी वाले फॉर्मूले में लगाएंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा, ये प्रयुक्त किए जाने वाले सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी आ जाएगी 24, यानी हमें 24 बोरियां सीमेंट की चाहिए होंगी। ठीक है, अब अगर चौथे वाला देखें तो वो कैसे करेंगे, यानी 2 आयताकार फूल लगी क्यारियां हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 1.5 गुणा 2 m²। तो यानी 1.5 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी 2 गुणा 3 m², यानी 6 m²। तो घास द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल कितना है, ABCD माइनस ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 फूल लगी क्यारियों का। तो ABCD का क्षेत्रफल हमारा क्या आया था 504 में से 6 माइनस कर देंगे, यानी घास लगे बाग का क्षेत्रफल होगा 498 मीटर²। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, यदि हमें कुछ निश्चित मान दिए हैं तो आयतों के अतिरिक्त कुछ और ज्यामितीय आकारों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित देखो, इन्होंने यहाँ पर एक सारणी बनाकर दी है जिसमें पहले में आरेख, दूसरे में आकार और तीसरे में क्षेत्रफल दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ये आयत है तो देखो इन्होंने नाम भी लिखा है, ये A और B। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, A×A। ये आप पिछले चैप्टर्स में कर चुके हो, पिछली क्लासेस में आपको पता है। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है। ये आयत है, पहली आकृति आयत है और इसका क्षेत्रफल होता है A×A। ये दूसरा क्या है, वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है सबसे नीचे वाला A×B, सबसे नीचे वाला जो है इससे मिलाओगे, आयत को सबसे नीचे वाले से मिलाओगे A×B। दूसरा है वर्ग, वर्ग को इनको हमें मिलान करना है, ये इसके सामने लिखे हैं वो नहीं है, वर्ग को मिलाएंगे A×A। वर्ग क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तीसरा क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज को निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसके बीच में एक ये लंबी लाइन लगा देते हैं और ये, तो यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का हाफ गुणा B×H, ये वाला हाफ B×H, यानी आधार गुणा ऊंचाई, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एक समांतर चतुर्भुज है, देखो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी भी हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, एक लाइन बना देते हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधार, इसको नीचे वाले को हम आधार मान लेते हैं, ऊपर वाले को ऊंचाई मान लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, B×H, इससे मिला देंगे इसको B×H से। और ये क्या है, वृत्त, वृत्त का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का, वृत्त का हमारा फॉर्मूला होता है πb², जिसमें हमारा पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है हमारा 22/7। ठीक है, नीचे उन्होंने बोला है इन्हीं आकारों के परिमाप का सूत्र लिखिए, कि इनके सूत्र मतलब फॉर्मूला, इसी का अगर हमें परिमाप, इन सबके परिमाप के फॉर्मूलाज लिखने हैं तो आपको पता है पिछली क्लासेस में आपने करे हुए हैं बच्चों, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आयत का फॉर्मूला होता है परिमाप का 2 ब्रैकेट में A+B, ये आयत का फॉर्मूला होता है। वर्ग का फॉर्मूला होता है 4A, मतलब 4 भुजाएं होती हैं तो 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है वर्ग का फॉर्मूला, 4A। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो वो उसका परिमाप आ जाता है, यानी A+B+C, त्रिभुज का ये फॉर्मूला होता है परिमाप का, A+B+C। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, 2 गुणा आसन्न भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा आसन्न भुजाओं का योग। और वृत्त
वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πb। ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित आकृतियों को उनके क्षेत्रफल से मिलाइए। ठीक है, तो पहला देखो, पहला क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो समान आमने सामने की भुजाएं यानी 14 × 7, तो ये 98m²। L इंटू बी हो जाएगा, इसका आयत बन रहा है ना, ये L इंटू बी 14 × 7। दूसरा हमारा देखो, ये वृत्त दे रखा है, आधा वृत्त दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ½πb²। क्षेत्रफल निकालना है तो इसको निकालेंगे 22/7 और b क्या है 7 का स्क्वायर यानी 49, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे लिख देंगे। इसका निकालेंगे तीसरे वाले का त्रिभुज का, तो ये भी यही आएगा 14 गुना हाफ इंटू बी इंटू एच। त्रिभुज का क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी हाफ गुना 14 गुना 7, तो यह आ जाएगा 49b²। प्रत्येक आकृति का परिमाप लिखिए। इसका हमें परिमाप निकालना है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, 14 गुना 7 यानी 98m², और इसका b इंटू एच यानी 7 गुना 7। प्रश्नावली देखेंगे। चलो, जैसा कि प्रश्नावली 11.1 आकृति में दिखाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार। देखो, एक आयत और एक वर्ग दे रखा है। यदि इनके परिमाप में समान है तो कौन से खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखो, इसमें हमें ये 60 और 80 तो दे रखा है, हमें इसकी चौड़ाई नहीं दे रखी है। तो मानते हैं कि आयत की चौड़ाई अगर x है, ठीक है, हमें ये भी बता रखा है कि आयत का परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आप लिख दोगे आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। हमें दिया गया है प्रश्न में, ये हमें दिया गया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2a + b, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। तो दोनों की जगह उसका फिगर लिख देंगे, यानी 2 80 + x, हमने x मान लिया, और इसका हो जाएगा 4 गुना 60। ऐसे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें आयत की चौड़ाई नहीं दे रखी है। वर्ग जो दे रखा है 60 मीटर, यानी कि इसकी चारों भुजाएं 60 मीटर हैं। तो हम इससे आयत की चौड़ाई निकल जाएगी हमारी, यानी 80 + x बराबर 4 गुना 60/2, तो ये आ जाएगा 120। यानी 120 में से 80 गए 40, तो हमारा ये जो आयत दिया हुआ है ना 80, इसका मतलब 80 इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी आ गई 40। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई आ गई 40 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 60। अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a इंटू ए, भुजा गुना भुजा, यानी 60 गुना 60, तो वो आ गया 3600m²। ठीक है, हमेशा मात्रक में ही लिखते हैं इसको, मात्रक स्क्वायर में। तो ये आ गया 3600m²। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, यानी 40 इंटू 80 यानी 3200। तो देखो 3600 वर्ग, यानी कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, आयत का नहीं है। देखिए, अगले पेज पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने वो वाला किया था। तो इसमें भी देखो, जैसे बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल, तो यानी 25 गुना 25 माइनस 20 गुना 15। ठीक है, तो यानी 625 माइनस 300m², यानी 325m²। और 55 रुपए प्रति वर्ग की दर से बगीचे को विकसित करने में लगी रकम, तो क्या हो जाएगी 55 गुना 325, यानी टोटल कितनी पैसे खर्च होंगे हमारे 17875, यानी 17,875 रुपये। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो, इसमें हमेशा ये चीज का ध्यान रखते हैं बच्चों कि हमें हमेशा, देखो इसमें जो आकृति दी गई है, इसमें बीच में आयत है और ये 2 आधे गोले हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2 वृत्त हैं और 1 आयत है। तो यानी कि हम 1 आयत और 2 वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल या परिमाप निकाल लें तो हम इस पूरे का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें 20 मीटर इसकी जो ये लंबाई दे रखी है, 20 मीटर चौड़ाई, अबे लंबाई नहीं दे रखी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, यानी 20, देखो इन्होंने दे रखा है आयत की लंबाई, कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। इस तरीके से हमें, यानी कि 13 आ गई। तो कैसे निकालेंगे, बगीचे का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार का क्षेत्रफल और 2 अर्धवृत्ताकार, एक इधर और एक इधर, तो ये हो जाएगा यानी 13 गुना 7m² प्लस 2 गुना, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, जो इसका फॉर्मूला अभी पीछे से हमने पढ़ा था, 2
1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी पाई क्या है 22/7 यानी 2 1/2 बाई गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 129.5 एम स्क्वायर। ठीक है, तो बगीचे का ये तो हो गया क्षेत्रफल। परिमाप भी निकालने को बोला है इन्होंने, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, यानी 2 गुणा आयताकार भाग की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि। तो इसको कैसे करेंगे, 2 गुणा 132 गुणा 22/7 गुणा 3.5। तो ये आ जाएगा हमारा 48 मीटर। इसी तरह से हम बाकी के प्रश्न करेंगे। नज़मा के पास मुख्य मार्ग के नजदीक एक प्लॉट है। उसकी प्लॉट पड़ोस के दूसरे आयताकार प्लाटों के आकार का नहीं है। इस प्लॉट के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है, इसलिए यह लगभग समलंब के आकार का है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो, ये एक प्लॉट के बारे में बता रहे हैं हमें। जैसे कि आकृति 11.3 में दिखाया गया है, हम इस प्लॉट के शीर्षों को नाम देते हैं BC समांतर है AB के। देखो इस आकृति में देखो, BC जो है वो समांतर है AB के। खींचकर हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें एक आयताकार आकार का होगा और दूसरा त्रिभुज के आकार। यह C पर समकोण है, जैसे कि आकृति 11.3 में दिखाया गया है। तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ H इंटू C। ये इसका फॉर्मूला लगाया है इन्होंने, इसका सूत्र लगाया है, यानी हाफ गुणा ये क्या है 12 और गुणा 10, तो ये आ गया 60 एम स्क्वायर। देखो ये कैसे किया। समलंब का मतलब क्या होता है बच्चों, कि समलंब का मतलब होता है कि आमने सामने का एक जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, जैसे AB 12 है तो EC भी 12 ही है, और ये जो पूरा लंबा है ये 30 है। तो जैसे हमने इसको ऐसे मिला दिया है, जैसे C जैसा बन रहा है ऊपर, ED पे सीधी लाइन खींच दी, तो मतलब ये एक हमारा आयत बन गया और ये एक हमारा त्रिभुज बन गया। तो एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा समलंब का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। देखो कैसे किया इन्होंने। समलंब चतुर्भुज आयत ABCE का क्षेत्रफल क्या होगा, A इंटू B होता है, यानी H इंटू A, यानी 12 गुणा 20। ये 12 है, AB 12 है और BC जो है ये 20 है। ठीक है, ये पूरा 12 इंटू 20 है। तो ये देखो 30 था ना ये पूरा, तो इन्होंने 20 यहाँ तक ले लिया और 10 ऊपर का ले लिया CD, तो ये आ गया 240 एम स्क्वायर। तो समलंब चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसका त्रिभुज का आया 60 और इसका आया 240, यानी 60 प्लस 240 यानी 300 मीटर स्क्वायर। और अब समलंब ABDE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पूरे का निकालना है, तो यानी हाफ H इंटू C प्लस H इंटू A। मतलब ये पूरा अगर हम अलग तरीके से इसको निकाल के देखें तो तब भी उतना ही आएगा। ये इन्होंने दूसरे तरीके से करके दिखाया है, लेकिन आप सिंपल इसी वाले तरीके से करो कि अगर समलंब है तो समलंब के बीच में आप एक ऐसे लाइन बना दो बीच में। ठीक है, समलंब के बीच में ये लाइन बना दी आपने, ये जो EC लाइन बनाई है, तो इसमें से आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी 12 गुणा 20, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी हाफ इंटू B इंटू H, C इंटू H इंटू C। मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, H इंटू C, यानी आधार गुणा चौड़ाई, लंबा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो यानी हाफ गुणा 12 गुणा 10 यानी 60 एम स्क्वायर। और फिर इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 300 एम स्क्वायर। ये ऊपर वाले का तरीका ही आप इस्तेमाल करो, ये ज़्यादा आसान है। अब देखो ये प्रयास कीजिए में जो आपको ये आकृति 11.4 दे रखी है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखो ये समलंब है, लेकिन हमने दोनों साइड एक दोनों के बीच में एक लंबी लाइन खींच दी, जैसे ये ZI और ये वाली ऊपर से YI, ये हमने बीच में एक लाइन खींच दी। तो हमने इस वाले त्रिभुज का हम निकाल लेंगे, इस वाले त्रिभुज का निकाल लेंगे और बीच वाले आयत का, यानी 2 त्रिभुज का हाफ
त्रिभुज का फॉर्मूला जो लगाएंगे और आयत का, तो और दोनों को और इन तीनों के को हम जमा कर देंगे तो हमारा इस पूरे समलंब का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरीके से हम इनको करते हैं। और दूसरे में हमें बोल रखा है यदि हमें H 10, C 6 और B 12 दे रखा है और D 4 दे रखा है, अगर हम इसको फॉर्मूला में लगाएं यानी A बराबर C जमा B जमा D, तो यानी 6 जमा 12 जमा 4 यानी 22 सेंटीमीटर हो जाता है। तो समलंब WXYZ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज WLZ का क्षेत्रफल प्लस आयत ZLMY का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज YMX का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पुट करेंगे, पूरा सूत्र लगाएंगे इसके अंदर, इसी मतलब सूत्र में हम सब कुछ रख देंगे सब रख में, तो ये हमारा आ जाएगा 170 cm²। ठीक है, इन्हें कीजिए। ये सब बहुत ही आसान है बच्चों, आप खुद से कर सकते हो। इस प्रकार समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समांतर भुजाओं की लंबाई और इन दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी की आवश्यकता होगी। समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग और इनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को आदि से हमें समलंब का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब हम ये नीचे वाले करते हैं। प्रयत्न कीजिए, निम्नलिखित समलंबों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 11.8 में, तो इसका आप व्यंजक जो इसके अंदर इसी मतलब सूत्र में हम सब कुछ रख देंगे सब रख में, तो ये हमारा आ जाएगा 170 cm²। ठीक है, इन्हें कीजिए। ये सब बहुत ही आसान है बच्चों, आप खुद से कर सकते हो। इस प्रकार समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समांतर भुजाओं की लंबाई और इन दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी की आवश्यकता होगी। समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग और इनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को आदि से हमें समलंब का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब हम ये नीचे वाले करते हैं। प्रयत्न कीजिए, निम्नलिखित समलंबों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 11.8 में, तो इसका आप व्यंजक जो है ना वो लिख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का व्यंजक क्या होता है? हाफ 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा इसकी ऊंचाई। तो पहले वाले में हम कैसे करेंगे? देखो इन्होंने बना भी रखा है, ऊंचाई क्या है? 3। ठीक है, यानी आप लिखोगे पहले वाले में क्षेत्रफल बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाएं कितनी है? n। इसका क्या है? नीचे वाले का क्या है? 9 सेंटीमीटर, ऊपर वाले का है 7, यानी 1/2 गुणा ब्रैकेट में लिख दो 9 + 7 गुणा ऊंचाई क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे, 9 + 7 हो गया 16, यानी 1/2 गुणा 16 गुणा 3, तो ये आ गया, कट जाएगा 8 गुणा 3 यानी 24। तो इसका उत्तर आ गया 24 cm², 24 cm²। और दूसरे वाले का देखो, इसी तरह से दूसरे वाले का करेंगे, यानी हाफ 1/2 ब्रैकेट में 10 + 5 गुणा 6 cm², यानी हाफ गुणा 15 गुणा 6 m²। ये कट जाएगा 15 गुणा 3, तो इसका उत्तर आ गया 45 cm²। हम अगले पेज पे देखते हैं। तो इसमें भी आपको देखो, इस आकृति में आकृति 11.9 में आपको एक 3 समलंब बना के दे रखे हैं। तो इनका आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वही जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था, हाफ गुणा आसन्न भुजाओं का योग गुणा उनकी ऊंचाई। ठीक है, तो कैसे, यानी पहले वाले का कैसे करोगे? यानी 1/2 गुणा 10 + 14 गुणा 4, बीच की इसमें एक समलंब खींच लेंगे लंबाई, तो 4 आ जाएगी उसकी। ये आ गया 48 वर्ग इकाई। ऐसे ही दूसरे की निकालेंगे तो ये भी 48 वर्ग इकाई आएगा और इसका भी, तीनों का क्षेत्रफल आएगा 48 वर्ग इकाई। और इनका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप तीनों का अलग अलग आएगा। पहले का आएगा 5 + 10 + 4 + 14 यानी 33, दूसरे का आएगा 28 और तीसरे का आएगा 29। तो सभी समलंबों के क्षेत्रफल बराबर हैं और
पर उनके परिमाप जो है वो अलग अलग आएंगे। तो आकृतियां जिनका क्षेत्रफल बराबर हो यह आवश्यक नहीं कि वे सर्वांग भी हों। और अब हमें ऐसे उन्होंने बनाने को बोला है जो जिनका परिमाप समान हो परंतु क्षेत्रफल विभिन्न हो। तो ये आप अपने आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसी सामान्य चतुर्भुज का एक विकर्ण मिलाकर उसे दो त्रिभुजों में विभक्त किया जा सकता है। यह विभक्त करने की क्रिया सामान्य चतुर्भुज के लिए सूत्र ज्ञात करने में भी सहायता करती है, मतलब उसका फॉर्मूला निकालने में। दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए। देखो यहाँ पर एक आकृति दी रखी है हमें, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है तो हमने उसके बीच में एक जैसे ए और सी को मिला दिया, एक लंबी लाइन बना दी। ठीक है, अब इसके बीच में हमने एक ये लंब डाल दिया इधर H1 और एक ऊपर डाल दिया लंब H2, ऐसे B से इधर और D से इधर। ठीक है, देखो त्रिभुज ABCD का हम सामान्य चतुर्भुज ABCD का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ठीक है, क्या होगा उसका फॉर्मूला 1/2 AC गुणा H1 AC गुणा H1 प्लस 1/2 AC गुणा H2। अब इसमें से अगर हम 1/2 AC दोनों में कॉमन है तो हम बाहर ले लें, अगर 1/2 AC गुणा H1 जमा H2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, यानी 1/2 D H1। AC क्या है, देखो AC क्या है हमारा, इसको हम D नाम दे देते हैं अगर, तो ये इसका हमारा फॉर्मूला निकल गया सामान्य चतुर्भुज का 1/2 D H1 प्लस H2। यहाँ AC की लंबाई D है। ठीक है, देखिए उदाहरण 1 देखते हैं। आकृति 11.11 में दिखाए गए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ D 5.5 है, देखो ये हमें D दे रखा है लंबा, QS D दे रखा है 5.5, H1 क्या है 2.5 और H2 क्या है 1.5। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D H1 प्लस H2। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे आपको आकृति दी हुई आ गई अगर पेपर में, और आपको बस फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, यानी 1/2 D क्या है, बीच की जो लंबाई है ये हमारी D है, और जो नीचे वाला है ये H1, ऊपर वाला है ये H2। तो 1/2 गुणा 5.5 यानी कि D गुणा ब्रैकेट में लिख दो H1 जमा H2 2.5 जमा 1.5 CM स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2 गुणा 5.5 गुणा 4, इन दोनों को जब गुणा किया तो ये इसमें बिंदु में है ना, तो ये 4 आ जाएगा 4M स्क्वायर। तो इसको हम काटेंगे तो ये आ गया 11 CM स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है ये देखो प्रयत्न कीजिए, ये भी इन्होंने प्रयास कीजिए, इसी तरीके से बता रखा है कि इसमें भी अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो जो सूत्र आएगा वो हमारे पूर्व सूत्र से, ज्ञात सूत्र से मेल खाता है। इसको भी अगर हम करके देखें, यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, यानी दोनों में फॉर्मूला लगाओ 1/2 गुणा B इंटू H जमा 1/2 गुणा B इंटू H। तो ये आ गया 1/2 गुणा B जमा B गुणा H, तो यानी 1/2 गुणा 2B गुणा H, तो ये आ गया BH, मतलब 2 से 2 कट गया, BH आ गया। तो समान चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए यह आधार संगत शीर्ष लंब है, तो हम इससे सहमत हैं। विशेष चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों में विभक्त करने वाली इस विधि को हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने में उपयोग कर सकते हैं। आकृति 11.13 में ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे के लंब से विभाजित करते हैं। तो देखो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यानी त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुणा, यानी इसमें हम लगा देंगे हाफ गुणा AC गुणा OD जमा हाफ गुणा AC गुणा OB। तो इन दोनों में AC कॉमन है, AC हमने बाहर ले लिया, यानी हाफ AC अंदर ब्रैकेट में आ गया OD जमा OB, यानी हाफ AC। अब OD प्लस OB क्या है, पूरी लाइन BD है, यानी हाफ गुणा D1 प्लस D2,
ये बीच की 2 लाइनें आ गई। AC क्या है, ये पूरी लाइन, इसको हम D1 बोल दें, और ये पूरी लाइन क्या है, DB या BD। हाफ मतलब 1/2 D1 गुणा D2, जहां AC D1 है और BD D2 है। यानी समचतुर्भुज में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ 1/2 D1 गुणा D2, यानी जो बीच वाले लाइन का योग होगा ना वो। उदाहरण 2, एक ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर। मतलब समचतुर्भुज का अगर हम फॉर्मूला क्या होता है कि उसके विकर्णों को 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, हाफ D1 D2, यानी यहाँ D1 D2 क्या है, विकर्णों की लंबाइयां, यानी 1/2 गुणा 10 गुणा 8.2, तो ये आ गया 41 cm²। ये बहुत ही आसान है बच्चों, आपको बस इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे क्षेत्रमिति के चैप्टर में आपको सिर्फ सारे सूत्र, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो अभी पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि ये समचतुर्भुज है, तो इसमें बस ये विकर्ण वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। बस इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है, प्रयास कीजिए। निम्नलिखित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, यानी इस वाले त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज ADC का, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC जमा क्षेत्रफल त्रिभुज ACD। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा 6 गुणा 3 जमा 1/2 गुणा 6 गुणा 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 cm²। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो इसमें तो ये समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण है, तो इसमें विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी 1/2 गुणा EG गुणा FH, यानी 1/2 गुणा 7 गुणा 6, विकर्ण वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर उदाहरण 2 में लगाया है। ठीक है, और तीसरा वाला कैसे करोगे, इसमें भी यहाँ पर एक आप विकर्ण खींच लोगे। तो मान लो चतुर्भुज MPQN का क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 गुणा, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 1/2 गुणा MQ गुणा PL, तो यानी 8 गुणा 2, यानी आ गया 16 cm²। बहुभुज का क्षेत्रफल, हम एक चतुर्भुज को त्रिभुजों में विभाजित करते हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार की विधि बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है। एक पंचभुज के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखो विकर्ण आकृति 11.15 में देखो बच्चों, विकर्ण AC और AD की रचना करते हुए पंचभुज ABCDE को 3 भागों में बांटा गया है। इसलिए ABCDE का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल होगा। तो ऐसे हमने इसको 3 त्रिभुजों में बांट दिया है। एक विकर्ण AD और इस पर 2 लंब, आकृति 11.16 में देखो, पर 2 लंब BF और CG की रचना करते हुए पंचभुज ABCDE को 4 भागों में बांटा गया है। इसलिए ABCDE का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज AFB का क्षेत्रफल जमा समलंब BFGC का क्षेत्रफल जमा समकोण त्रिभुज CGD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। समलंब BFGC की समांतर भुजाओं को पहचानिए। देखिए, ये प्रयत्न कीजिए, हम अगले पेज पे देखते हैं। निम्नलिखित बहुभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित कीजिए। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इन्होंने हमें एक पूरा चतुर्भुज बनाकर दे रखा है, बहुभुज बनाकर दे रखा है EFGHI। ठीक है, तो हम G से एक समलंब खींचेंगे GL, E से एक समलंब खींचेंगे EM और H से एक समलंब खींचेंगे HK, के नाम देंगे इसको, यानी LMRK। ऐसे 3 समलंब खींच लिए हमने। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी त्रिभुज EFI का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज FLG का क्षेत्रफल जमा समलंब LKHG का क्षेत्रफल जमा क्षेत्रफल त्रिभुज HKI का क्षेत्रफल। इन सब में इसके फॉर्मूलाज लगा देंगे, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, 1 2 3, 3 त्रिभुज और एक ये समलंब बीच का।
और इन सब के फॉर्मूलाज लगा के तब इसका निकलेगा। इस तरीके से हम इसका भी करेंगे MNOPQR का। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। बहुभुज ABCDE को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो दूसरे में हम बहुभुज ABCDE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम देखो, इसमें सब लाइंस बना के दे रखी हैं, हम सब लंब बना के दे रखे हैं। तो यानी त्रिभुज AFB का क्षेत्रफल जमा समलंब FBC, देखो इसके आगे आपको लिखना है, जमा समलंब FBCH का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज CHD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। सबके सूत्र लिख देंगे, यानी 1/2 गुणा AF गुणा BF जमा 1/2 गुणा BF जमा CH गुणा FH जमा 1/2 HD गुणा CH जमा 1/2 AD गुणा GE। फिर उसके अंदर देखो हमें सबके मान दे रखे हैं। 1/2 गुणा 3 गुणा 2 CM स्क्वायर जमा 1/2 2 जमा 3 गुणा 3 M स्क्वायर जमा 1/2 2 गुणा 3 CM स्क्वायर जमा 1/2 गुणा 8 गुणा 2.5 M स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 47/2 CM स्क्वायर, यानी 23 1/2 C स्क्वायर। तीसरे वाले को देखें तो यदि हमें MP 9, इसमें भी देखो हमें सबके मान दे रखे हैं और हमें इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है MNOPQR का। तो वही करेंगे वैसे ही जैसे ऊपर वाले में किया है। त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल समलंब ANQC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज OCP का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज MBR का क्षेत्रफल जमा समलंब RBDQ का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज QDP का क्षेत्रफल। इन सब का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा सूत्र डालेंगे उसके अंदर, और ये सारे के सारे जो हमें दे रखे हैं MP इतना सब उसमें डालेंगे। तो ये हमारा इसका उत्तर रहेगा 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम पूरा करेंगे। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, समलंब के आकार का एक खेत का क्षेत्रफल 480 M स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है एवं उनमें एक समांतर भुजा की लंबाई 20 है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो, समलंब की समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई हमें दे रखी है, यानी A दे रखा है हमें 20 मीटर। माना दूसरी जो भुजा है उसकी वो B है और ऊंचाई भी हमें दे रखी है 15 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 480 M स्क्वायर। समलंब का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 HA जमा B। फॉर्मूला लिख देंगे। तो यानी समलंब का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, यानी 480 बराबर 1/2 गुणा 15, B हमें नहीं दे रखा, ब्रैकेट में 20 जमा B। तो ये हो जाएगा 480, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 480 गुणा 2 15 इधर आके नीचे चला जाएगा, 20 जमा B। तो ये आ गया 64। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 64 गुणा 20 जमा B। तो यानी B आ गया हमारा 44। तो यानी कि हमारी समलंब की दूसरी समांतर भुजा होगी 44 मीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि एक विकर्ण यानी कि D1 हमारा 16 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होती है? D2 की D2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 गुणा D2। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 240 और D1 भी हमें दे रखा है 16। कि हमारी समलंब की दूसरी समांतर भुजा होगी 44 मीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि एक विकर्ण यानी कि D1 हमारा 16 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होती है? D2 की D2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 गुणा D2। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 240 और D1 भी हमें दे रखा है 16। तो यानी 1/2 16 D2 बराबर 240। तो ये
इसको हमने सॉल्व किया, 2 उधर चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 इधर आ जाएगा, 240/8 यानी 30। तो D2 आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार दूसरे विकर्ण की जो हमारी लंबाई है वो आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आसान है ना बच्चों, देखने में लग रहा था कितना मुश्किल है। उदाहरण 3, MNOPQR एक आकृति दे रखी है आपको। एक समबाहु षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। सारी जो इसकी षटबाहु का मतलब क्या होता है, इसकी 6 भुजाएं होती हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं। रमन और अपर्णा ने इसे 2 विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। दोनों प्रकार का उपयोग करते हुए षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो रमन और अपर्णा 2 बच्चे हैं जिन्होंने, एक ने इसको इस तरीके से बनाया, देखो अपर्णा की आकृति ऐसी है और रमन ने इस तरीके से बनाया। तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये एक समबाहु षटभुज है इसलिए NQ, हमने पहले एक सीधा लंब खींच लिया इसके ऊपर, को 2 सर्वांगसंग समलंबों में विभाजित करता है। आप इसे कागज मोड़ने की विधि से भी सत्यापित कर सकते हैं। देखो जैसे हमने कागज को ऐसे डबल ऐसे मोड़ दिया, इक्वल है सारे, तो हमने इसको ऐसे इक्वल मोड़ दिया, जैसे एक आकृति 11.22 में दिखाया है। अब समलंब MNQR का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुणा 11 जमा 5/2, तो यह आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए षटभुज MNOPQR का क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा 32, यानी दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो 2 गुणा 32 इसको डबल कर देंगे, ऐसे मोड़ा है ना हमने इसको, तो यहाँ गया 64 यानी 64 cm स्क्वायर। ये तो तरीका अपनाया रमन ने। अब अपर्णा ने कौन सी विधि अपनाई कि त्रिभुज MNO और त्रिभुज RPO सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो इनमें से प्रत्येक का शीर्षलंब 3 है। ये ऊपर की जो लंबाई है ना, ये N से लेकर ऊपर की, ये 3 सेंटीमीटर है आकृति 11.30 में। आप इन त्रिभुजों को काटकर और एक दूसरे के ऊपर रखकर उसका सत्यापन कर सकते हैं। इसको ऐसे मोड़ोगे ना तो ये इक्वली आएंगे। तो त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा 8 गुणा 3, ये 8 है और ये 3 है, 12 cm स्क्वायर। और त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल आयत MOPR का क्षेत्रफल यानी 8 गुणा 5 40, तो यानी 40 जमा 12 यानी 64। तो हम किसी भी तरीके से करें, ऊपर वाले तरीके से करें या इस वाले तरीके से करें, रमन या अपर्णा के दोनों के तरीके से उत्तर सेम ही आएगा, 64 cm स्क्वायर। अब हम प्रश्नावली देखते हैं। तो देखो पहले प्रश्न में हमें एक टेबल दी गई है, उस टेबल के ऊपर हमें ये मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने को बोला है। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो इसी सूत्र में हम लगा देंगे सब, 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या है, 1 जमा 1.2 और उनके बीच की दूरी कितनी है 0.8 मीटर। तो यानी 1/2 गुणा 2.2 गुणा 0.8, तो यह आ गया इसका उत्तर 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न भी बहुत ही आसान है। इसमें हमें ये उस वाले उदाहरण के जैसे है, इसमें हमने भुजा की लंबाई नहीं दे रखी है, x सेंटीमीटर मान लेंगे, माना कि भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो और समलंब का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वही 1/2 गुणा 10 जमा x गुणा 4, तो यानी 2 10 जमा x cm स्क्वायर इसका आ जाएगा, यानी 20 जमा x। समलंब का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 34, यानी 2 10 जमा x बराबर 34, तो 10 जमा x बराबर 17 हो जाएगा, तो x आ गया हमारा 7, यानी दूसरा समांतर भुजाई की जो आ जाएगी वो हमारी 7 आ जाएगी। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक हमें खेत दे रखा है ABCD और उसकी बाड़ की लंबाई दे रखी है 120। तो मान लिया कि समलंब जो है वो ABCD, उसमें BC 48 सेंटीमीटर है, CD 17 है और AD 40 है। तो D से हम एक समलंब खींच लेते हैं BC के ऊपर। ठीक है, हमने एक समलंब खींच लिया DL, तो BL बराबर है AD के, BL और AD। अब AD हमें बता रखा है 40 है, तो यानी BL भी हमारा 40 है और BC हमारा 48 है। ठीक है, तो LC बराबर, LC क्या होगा हमारा, BC माइनस BL, यानी कि 8 सेंटीमीटर, 48 माइनस 40 यानी कि ये 8 मीटर आ गया हमारा समकोण। और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज DLC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, यानी DL स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 225।
यानी DL आ गया हमारा 15N। और समलंब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा BC जमा AD गुणा DL, तो यानी 1/2 48 जमा 40 गुणा 15m², यानी ये आ गया 44 गुणा 15m² यानी 660m²। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान प्रश्न है सारे इसके। चौथा प्रश्न भी उसी तरीके से है, आपको विकर्ण दे रखे हैं, ये बहुत ही आसान है चौथा, ये आप अपने आप कर सकते हैं। पांचवें में भी वही है, इसमें समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे आप 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणा 7.5 गुणा 12, तो यह रहेगा 45। इसी तरीके से आपको इसमें आठवें में एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है जिसकी भुजा 6 और 4 है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला लगा दोगे 2 गुना क्षेत्रफल ABC ABD, त्रिभुज ABD, यानी 2 गुना 1/2 गुणा AB गुणा DE, तो यहाँ आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ABCD का क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 AC गुणा BD, तो AC हमें नहीं पता है, AC हमारा इससे निकल आएगा, AC हमें दूसरी भुजा निकालनी है, तो यानी 1/2 गुणा AC गुणा 8, तो यार इसको हम काटेंगे, इससे आ जाएगा AC बराबर 24 हमें दे रखा है उसका, ठीक है। AC बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की हमारी लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसके सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, आगे के आप अपने आप कर सकते हो। ठोस आकार, आप अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकारों के फलकों के रूप में पहचानना जा सकता है। अभी तक हमने जिन ठोसों का अध्ययन किया उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि कुछ आकारों में 2 या 2 से अधिक समरूप फलक हैं, उनको नाम दीजिए। कौन से ठोसों में सभी फलक सर्वांगसम हैं? तो इसमें देखो, जैसे पहले इन्होंने घनाभ बना के दे रखा है, तो घनाभ में ये जो ऊपर जो किनारे होते हैं इसको हम शीर्ष बोलते हैं, ये जो साइड्स होते हैं इसको हम फलक बोलते हैं, और जो ये नीचे की लाइनें होती हैं चारों साइड्स की इसको हम किनारा बोलते हैं। ये जो दूसरी आकृति है ये बेलन है, तीसरी आकृति शंकु है, और फिर ये घन है, और ये पिरामिड। तो इन्होंने बोला है कि इसमें आपको ये बताना है, तो घन, घना, पिरामिड, बेलन इत्यादि कुछ ठोस हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक समान सर्वांगसम फलकें होती हैं। घन के आकार के ठोस की सभी फलकें सर्वांगसम होती हैं। तो देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने कितनी सारी आकृतियां बनाकर दी हुई हैं। घनाभकार डिब्बा, घनाकार डिब्बा। घनाभकार डिब्बा मतलब सभी 6 फलक आयताकार हैं। देखो सब आयत बने हुए हैं, ये सारे के सारे आयत हैं। और सम्मुख फलक सर्वांगसम है, और घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। घनाकार डिब्बा है, अगर वो घन के आकार का डिब्बा है तो सभी 6 फलक जो होंगे वो वर्गाकार होंगे, वर्ग होंगे सारे, और सब सर्वांगसम भी होंगे। और अगर कोई बेलनाकार डब्बा है तो 1 वक्र पृष्ठ और 2 वृत्ताकार फलक जो कि सर्वांगसम है। ये देखो ऊपर नीचे इसका वृत्त आएगा और बीच में आयत आएगा। वृत्ताकार आधार एवं शीर्ष सर्वांगसम है। देखो जैसे आकृति 11.26 में दिखाया गया है, यह एक लंब वृत्तीय बेलन है। देखो ऐसे बीच में एक लाइन बनाई, उसके ये जो वृत्त है उसके बीच में एक लंबी लाइन खींच दी। ऐसे ही इसमें ये इसकी त्रिज्या होती है, ऐसे लंबी फिर से इसमें खींच दी। अब एक समय में एक तरह के डिब्बे को लीजिए, इसके सभी फलकों को काटिए। प्रत्येक फलक के आकार को ध्यानपूर्वक देखकर और समान फलकों को एक दूसरे के ऊपर रखकर डिब्बे में फलकों की संख्या ज्ञात
जानिए, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या आपने निम्नलिखित पर ध्यान दिया कि बेलन के सर्वांग समवृत्ताकार फलक एक दूसरे के समांतर हैं? ध्यान दीजिए कि वृत्ताकार फलकों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड आधार पर लंब है। ऐसे बेलन लंब वृत्तीय बेलन कहे जाते हैं। देखिए, जैसे आकृति उन्होंने 11.27 में दिखाया गया है। हम केवल इस प्रकार के बेलनों का ही अध्ययन करेंगे, यद्यपि दूसरी प्रकार के बेलन भी होते हैं। जैसे बेलन जैसे होता है, ये एक ड्रम होता है, दोनों सिरों में इस पे वृत्त होता है, वृक्क पृष्ठीय 2 होती है, मतलब ऊपर भी इसमें वृत्त है, नीचे भी वृत्त है और बीच में इसमें एक आयत है। तो इस तरीके से बेलन की आकृति। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। संलग्न आकृति में दर्शाए गए ठोस को बेलन कहना गलत क्यों है? क्योंकि बेलन की वृत्ताकार सर्वांगसम फलकें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसलिए दिए गए ठोस को, देखिए जो ठोस दिया गया है यहाँ पर, ये जो है ये एक बेलन नहीं है, इसीलिए इसे हम बेलन नहीं बोलेंगे। घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इमरान, मोनिका और राकेश क्रमशः समान ऊंचाई वाले घनाभाकार, घनाकार और बेलनाकार डब्बों पर पेंट कर रहे हैं। देखिए, ये 3 इन्होंने आकृतियां बनाई गई हैं। ये जो पहली आकृति है ये घन है, ये घनाभ है और ये बेलन है। बस इसमें बीच वाली घन है, पहली वाली घनाभ है। वे ये ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि किसने अधिक क्षेत्रफल को पेंट करा। हरी उन्हें सुझाव देता है कि प्रत्येक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना उनकी मदद करेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उनका योग कीजिए। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल का योग होगा। और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम प्रत्येक आकार को एक एक करके लेते हैं। पहले हम घनाभ लेते हैं, फिर घन और फिर बेलन। इन तीनों का हम किस तरीके से करेंगे, मतलब अलग अलग साइड्स का अलग अलग निकालेंगे। जैसे इस साइड का अलग से, इसका अलग से। घनाभ, माना आप एक घनाभ का डब्बे, देखो जैसे आकृति 11.29 में दिखाया गया है, ऐसा आप एक ने डब्बा लिया को काट कर और खोल कर समतल फैला देते हैं। देखो जैसे आकृति 11.30 में दिखाया, आपने ऐसा कोई डब्बा लिया, सपोज कोई गत्ते का डब्बा, आपने एक डब्बा लिया और उसको, उस गत्ते के डब्बे को आपने ऐसा खोल दिया। देखो ये इसके साइड्स उन्होंने बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे खुल गया है डब्बा। हमें एक जाल यानी कि एक नेट, एक ऐसा जाल प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक भुजा की विमा लिखिए। आप जानते हैं कि घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप कौन सा व्यंजक या सूत्र उपयोग कर सकते हैं? डिब्बे के सभी फलकों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2 प्लस क्षेत्रफल 3, मतलब इन सब का जोड़ करेंगे, प्लस क्षेत्रफल 4 प्लस क्षेत्रफल 5 प्लस क्षेत्रफल 6। यानी ये क्या है, सारे एक आयत है, यानी h इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एल प्लस एल बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी प्लस एच। इस तरीके से हमने सबका लिख लिया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो h इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एल, यानी 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें एच एल और बी क्या है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई हाइट क्या है, एच क्या है हाइट, और लंबाई यानी एल और चौड़ाई यानी बी। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया है एच एल बी, यानी हाइट, लंबाई और बेस। इस तरीके से इन्होंने इसका बताया। जैसे अगर यदि इस डिब्बे की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई अगर 20, 15 और 10 दी गई होती तो कैसे निकालते हैं हम, 20 गुना 15 प्लस 20 गुना 10 प्लस 10 गुना 15, यानी ये आ गया इसका पूरा क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 1300 मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल को हमेशा मात्रक में लिखते हैं, एम स्क्वायर में लिखते हैं। प्रयत्न कीजिए, निम्नलिखित घनाभों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है आपको करके, तो आपको इसमें बस ये याद रखना है कि
घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूरी नहीं है कि बराबर हो। घनाभ का मतलब होता है कि वो एक आयत की तरह तो दिखते हैं। जैसे कि घन जो होता है वो वर्ग के जैसा होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। सभी फलक सतह फेसेस वर्गाकार होते हैं, हर तरफ से ये वर्ग जैसा नजर आता है जो घन होता है। ठीक है, इसमें होते हैं 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। फलक 6, शीर्ष 8 और किनारे 12, इस तरीके से होते हैं घन में। और घनाभ में भी इतने ही होते हैं, 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। लेकिन ये सब आपको यहाँ पर आयत नजर आएंगे, इसलिए हम इसे घनाभ कहते हैं। ठीक है, देखो अब इन्होंने ये 2 डब्बे बनाकर दिए हैं, 2 इन्होंने घनाभ बनाकर दिए हैं। तो इसमें भी आप इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला लगाया है ना ऊपर, यही लगा देंगे आप। 2 इंटू एल 2 और अंदर ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और फिर उनको टोटल करके निकाल लेंगे। जैसे आपने इसमें करा 6 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 6, तो ये आ गया 2 गुणा 44 यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप इसका दूसरा भी कर सकते हैं। घनाभ की दीवारें तल एवं शीर्ष के अतिरिक्त फलक, पार्श्व, पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करती है। उदाहरणतः घनाभकर जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे की 4 दीवारी का कुल क्षेत्रफल कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अतः घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी इंटू एच अथवा 2h एल प्लस बी द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर हमें पार्श्व पृष्ठीय निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, और अगर हमें पूरा निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे जो ऊपर फॉर्मूला दिया था। अब ये देखो, इन्हें कीजिए। तो इसमें ये पहला वाला तो इतना कुछ खास नहीं है। दूसरे वाला देखो, अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज करो मानो कि आपके कमरे की कक्षा का जो कमरा है उसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वैसे ही 2 ब्रैकेट में एल बी, मतलब एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, उस तरीके वो ये वाला फॉर्मूला कुल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला निकालना है। पार्श्व लगाना है तो फॉर्मूला लगाना है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और बाहर एच। तो पहले कुल पृष्ठीय निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 6 गुणा 4 ये पूरा लगा के तो ये आ जाएगा हमारा 108 मीटर स्क्वायर। अब हमें पार्श्व पृष्ठीय निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 एल प्लस बी और बाहर एच। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 6 प्लस 4 इंटू 3 एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 60 एम स्क्वायर। और अगर हमें कमरे में सफेदी करने के लिए कुल क्षेत्रफल निकालना है तो पार्श्व और छत का क्षेत्रफल जमा कर देंगे। पार्श्व क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, तो पार्श्व क्या आया था हमारा 60 प्लस छत का क्या है 6 इंटू 4 यानी 60 प्लस 24 यानी 84 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं हम इसको। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अभी हमसे बोल रहे हैं क्या आप कह सकते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व क्षेत्रफल और 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल होता है? हाँ, तो आप बोल सकते हो हाँ, हम कह सकते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। ये सही है। और दूसरा देखो, यहाँ पे उन्होंने हमें 2 आकृतियां दे रखी हैं 11.33 में, और उससे हम बोल रहे हैं कि अगर हम इस आकृति को इस तरीके से करें तो क्या इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा? तो देखो, जो पहली आकृति दिखा रखी है उसका क्षेत्रफल होगा 2l प्लस बी इंटू एच, परंतु जो दूसरी दे रखी है उसका होगा 2h प्लस बी और बाहर l इंटू एल। तो दोनों ही परिणाम जो है ये भिन्न आ रहे हैं, इसलिए घनाभ की स्थिति को बदलने के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से देखो, चलो अगला करते हैं। इन्हें कीजिए। देखो, इसका ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में हमें क्या पूछा है? देखो, बुक में लिखा है कि इस वर्ग की, इस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। ध्यान दीजिए, घन के सभी फलक वर्गाकार हैं।
इस कारण घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है, घन की देखिए जो पहली आकृति 11.35 में जो पहली आकृति दिखा रखी है, तो क्योंकि घन के सभी फलक समान भुजाओं वाली वर्गाकार होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई बराबर होती है। चौड़ाई के और ऊंचाई के, लंबाई बराबर चौड़ाई गुणा बराबर ऊंचाई, तीनों चीजें बराबर होती हैं प्रत्येक 3 इकाई का। दूसरे का क्या उत्तर होगा कि प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी प्रत्येक भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 वर्ग इकाई। हाँ, सभी फलकों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी 2 भुजा गुणा भुजा प्लस भुजा गुणा भुजा प्लस भुजा गुणा भुजा, यानी 6 भुजा का स्क्वायर। तो यानी 6 भुजा क्या है 3 का स्क्वायर यानी 54 वर्ग इकाई। डी कैसे करेंगे, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू एल यानी L स्क्वायर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 फलक है तो 6 इंटू एल स्क्वायर यानी 6L स्क्वायर। L भुजा वाले धन का गुण कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होता है। अगला देखते हैं, प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर 2 घन दे रखे हैं हमें। घन ए का क्षेत्रफल और घन बी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 किनारा का स्क्वायर, किनारा क्या है 10, तो यानी 6 और 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 600। तो पहले वाले का होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बी का कैसे निकालेंगे, यानी बी का हमें पृष्ठीय निकालना है, सिर्फ इतने एरिया का ही निकालना है जो उन्होंने दिया है, यानी 2, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2 किनारा प्लस किनारा गुणा किनारा, यानी 2 8 प्लस 8 गुणा 8, यानी 2 अंदर 8 प्लस 8, पहले हम 8 प्लस 8 को करेंगे तो 16, 2 गुणा 16 गुणा 8, तो ये आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सोचिए, चर्चा कीजिए। बी भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। देखो ये 2 घन दे रखे हैं, इन दोनों को मिलाकर हमने एक घनाभ बना दिया। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या ये 12b स्क्वायर होगा, क्या ये 12b स्क्वायर होगा, क्या ऐसे 3 घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18b स्क्वायर होगा। क्यों, देखो जैसे 2 को हमने ऐसे जोड़ दिया फिर उसका क्षेत्रफल निकाला, तो क्या वो ये होगा, या हम ऐसे ही 3 को जोड़ दें तो उसका क्या होगा, ये पूछा है इन्होंने हमसे। तो देखो क्योंकि हम 2 घनों को मिलाने से एक घनाभ बना रहे हैं, तो लंबाई यानी उसकी बढ़ गई, उसकी लंबाई ज्यादा हो गई ना, तो उसकी लंबाई हो गई b प्लस बी, पर उसका चौड़ाई जो है वो b इकाई ही रही और ऊंचाई उसकी b इकाई ही रही। तो उसका घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो LB की जगह हम 2b रख देंगे, यानी 2 ब्रैकेट में 2b गुणा b प्लस b गुणा b प्लस 2b गुणा b वर्ग इकाई। तो ये हमारा उसका उत्तर आ रहा है 10b स्क्वायर वर्ग इकाई। तो ये 12b स्क्वायर नहीं है। यदि हम 3 घनों का निकालें तो 3 घनों में हम लंबाई हो जाएगी हमारी 3b और चौड़ाई हो जाएगी b और ऊंचाई हो जाएगी b। ठीक है, तो यानी 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इसको भी हम रखेंगे इसके बीच में, यानी 2 3b गुणा b प्लस b गुणा b प्लस 3b गुणा b वर्ग इकाई। इसको हम करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 14b स्क्वायर, जो कि 18b स्क्वायर की नहीं है। तो ये दोनों ही उत्तर मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम अगले पेज पे देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ बनाने के लिए समान भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। अगर हमें ऐसे ही 12 घन दे रखे हैं, मतलब जैसे ऊपर हमने पहले 2 जोड़े 3 जोड़े, ऐसे ही अगर हमें 12 दे रखे हैं तो 12 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी लंबाई हो जाएगी 12b
और वो दोनों बी बी रहेंगे। इसको भी वैसे ही वही फॉर्मूला लगाएंगे और उसको करेंगे। यदि किसी घन के पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट करने के बाद उस घन का समान विमाओं वाले 64 घनों में काटा जाता है, अगर ऐसे 64 घनों में उसको काट दें जैसे आकृति 11.38 में दी गया है, तो इनमें से कितने घनों का कोई भी फलक पेंट नहीं हुआ है, कितने घनों का एक फलक पेंट हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे? उन घनों की संख्या जिनकी एक भी फलक पेंट नहीं की गई है वो है 8। उन घनों की संख्या जिनकी 2 फलकें पेंट की हुई हैं वो है 24, यानी इधर और उधर से 24 दिखेंगी और उधर और इधर से 8 दिखेंगी। उन घनों की संख्या जिनकी एक फलक पेंट हुई है वो 24 और उन घनों की संख्या जिनकी 3 फलकें पेंट हुई हैं वो है 8। ठीक है, तो अब आते हैं बेलन पे। जितने भी बेलन हम देखते हैं उनमें से अधिकतर लंब वृत्तीय बेलन है। उदाहरणतः एक टेन, एक गोल खंबा, ट्यूबलाइट, पानी के पाइप इत्यादि। बेलन की आकृति इसी तरीके से होती है जैसे पानी का जो हमारा पाइप्स होते हैं, टिन की बोतल होती है, एक टिन होता है, या एक गोल खंबा, ट्यूबलाइट जो होती है जैसे घर में जो ट्यूबलाइट लगती है वो एक बेलन की आकृति की होती है। इन्हें कीजिए, एक बेलनाकार कैन अथवा डिब्बा लेकर और उसके आधार का एक ग्राफ पेपर बनाइए और उसे काटकर बाहर निकाल लीजिए। एक ऐसा ग्राफ पेपर लीजिए जिसकी चौड़ाई कैन की ऊंचाई के बराबर हो। इस पट्टी को कैन के चारों ओर इस प्रकार लपेटिए ताकि वह कैन के चारों ओर बिल्कुल ठीक आ जाए। अतिरिक्त कागज को हटा दीजिए। टुकड़ों को एक दूसरे को मिलाकर टेप लगा दीजिए जिसमें एक बेलन बन जाए। कैन के चारों ओर लपेटे गए कागज का आकार कैसा है? निसंदेह देखो, आपने ये कागज लिया, इसके नाप का इस तरीके से चारों तरफ लपेट दिया कैन के चारों तरफ। देखो ये आकृति 11.39 में 1, 2, 3, 4 आकृतियों को देखो। निसंदेह यह आकार में आयताकार होगा। जब आप इस बेलन के भागों को एक दूसरे से मिलाकर टेप लगा देते हैं तो आयताकार पट्टी की लंबाई वृत्त की परिधि के समान होगी। वृत्ताकार आधार को, त्रिज्या और आयताकार पट्टी की लंबाई एवं चौड़ाई को नोट कर लीजिए। क्या 2 पाई आर पट्टी की लंबाई जांच कीजिए। क्या आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है? गिनती कीजिए कि वर्गीकृत कागज की कितनी वर्ग इकाइयां बेलन को निर्मित करने में उपयोग की गई हैं। जांच कीजिए क्या ये गिनती 2 पाई आर प्लस एच के मान के लगभग बराबर है। हम बेलन के तो कैसे कराए इन्होंने बच्चों? चलिए इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं। पहले हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में संबंध 2 पाई आर प्लस एच का निगमन अन्य विधि से भी कर सकते हैं जैसा निम्नलिखित आकृति में दिखाया गया है। जैसे ही एक बेलन को काटने की कल्पना भी कीजिए। आकृति 11.40 में देखो, जैसे एक बेलन है, इस बेलन को हमने ऐसे बीच में से काट दिया। जब तक कुछ भी ना कहा जाए, हमेशा पाए का आपको आपने पिछली क्लासेस में भी करा है कि पिछली क्लासेस में कि पाए का मतलब क्या होता है। पाए की जगह पे हम 22/7 लगा देते हैं। तो आपने बेलन को ऐसे बीच में से काट दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या आया? पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल क्या प्लस 2 पाई आर एच, यानी बीच का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। जो ऊपर का गोला है उसका है पाई आर स्क्वायर, तो और नीचे का जो गोला है उसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बीच वाले का होगा 2 पाई आर एच, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। इसलिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और टोटल अगर हमें पार्श्व थोड़ी सी जगह का निकालना है तो हम 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें पूरा का निकालना है तो हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी ऊपर का, बीच का और नीचे का पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यानी आर, या ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें दोनों में से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई आर प्लस एच। निम्नलिखित बेलनों का ले लिया तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई आर प्लस एच। निम्नलिखित बेलनों का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, देखो इन्होंने आपको 11.41 में दो दे रखे हैं आकृतियां दे। कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई की जगह पे हम 22/7 लगा देते हैं। तो आपने बेलन को ऐसे बीच में से काट दिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या आया, पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस 2 पाई आर एच, यानी बीच का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। जो ऊपर का गोला है उसका है पाई आर स्क्वायर, तो और नीचे का जो गोला है उसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बीच वाले का होगा 2 पाई आर एच, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। इसलिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और टोटल अगर हमें पार्श्व थोड़ी सी जगह का निकालना है तो हम 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें पूरा का निकालना है तो हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी ऊपर का, बीच का और नीचे का, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यानी आर, या ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें दोनों में से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर आर प्लस एच। निम्नलिखित बेलनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, देखो इन्होंने आपको 11.41 में दो दे रखे हैं आकृतियां दे रखी हैं। तो पहली वाली में इन्होंने हमें ये बेलन में दे रखा है और इसको बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला 2 पाई आर आर प्लस एच। इसके अंदर आप लगा दोगे, यानी 2 पाई की जगह लगा दोगे 22/7 और आर की जगह लगा दोगे 14। रेडियस हमारा 14 है, गुणा, मतलब इस तरीके से इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर आप 2 पाई आर आर प्लस एच, उसके अंदर सब मतलब पाई की जगह 22/7 और आर और एच की जगह 14 और 8 लगा दोगे तो आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी करोगे, इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई आर आर प्लस एच। सोचिए, चर्चा कीजिए। चलिए अब हम उदाहरण 4 करते हैं। एक मछली घर घनाभ के आकार का है। मछली घर आपको पता है एक्वेरियम जो होता है लोग अपने घरों में रखते हैं ना, बड़े बड़े होटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में भी रखा जाता है ये एक्वेरियम, जिसके अंदर मछलियां होती हैं। मछली घर ये घनाभ के आकार का होता है, इस जिसका बाह्य माप है 80 गुणा 30 गुणा 40 सेंटीमीटर। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक का रंगीन कागज से ढका जाना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके चारों तरफ आपको एक रंगीन कागज लगाना है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो मछली दर की लंबाई आपको दे रखी है L 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है B 30 सेंटीमीटर, मछली घर की ऊंचाई दे रखी है H 40 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, L इंटू B, यानी 80 गुणा 30। पृष्ठ वाले भर फलक का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, B इंटू एच, यानी 30 आगे वाले का। पीछे वाले का कैसे निकालोगे, L इंटू एच, 80 गुणा 40 3200। ठीक है, तो आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, आधार का प्लस पीछे वाले का
प्लस 2 गुना पृष्ठभाग वाले फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2400 प्लस 3200 प्लस 2 गुना 1200 यानी 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल का हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? आधार यानी नीचे वाले का प्लस पीछे वाले फलक का प्लस 2 गुना पृष्ठभाग वाले फलक का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से टोटल इस पे कितना कागज लगेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ का मिला के लिखेंगे ना हम, तो इसलिए उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया है इसमें। तो इसका आ गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उदाहरण 5 देखते हैं। एक घनाभाकार कक्ष का की आंतरिक माप 12 मीटर गुना 8 मीटर गुना 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च क्या होगा? यदि उस कमरे की छत को भी सफेदी कराई जाए तो वह सफेदी कराने का खर्च कितना होगा? तो आपको एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और आपको बोला है कि उसकी अगर हमें सफेदी करनी है तो उस पर कितना खर्च होगा। तो मान लेते हैं कमरे की लंबाई है L यानी 12 जो हमें दे रखी है, चौड़ाई है B यानी कि 8 और कमरे की ऊंचाई है H यानी कि 4। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का परिमाप गुना कमरे की चौड़ाई। ठीक है, यानी 2L प्लस B गुना H। तो 2 12 जमा 8 गुना 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 160 मीटर स्क्वायर। सफेदी कराने का प्रति वर्ग मीटर का खर्च है 5 रुपए। देखो हमें प्रश्न में दे रखा है कि 5 रुपए हमें दिया हुआ है। तो कमरे की 4 दीवारों पर सफेदी करने का कुल खर्च क्या होगा? यानी 160 है तो मीटर को उसको 5 से गुणा कर देंगे यानी 800 रुपए। छत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 12 गुना 8 96 मीटर स्क्वायर। जितने का हमारी लंबाई चौड़ाई है उसी के ऊपर तो छत होगी, तो 12 गुना 8। तो छत पर तथा चारों दीवारों पर कितना करेंगे? यानी 800 और 400 यानी 1280 रुपए लगेंगे आपके। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे इसको। उदाहरण 6 देखते हैं। एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। एक भवन है, देखो भवन बना के दे रखा है इन्होंने, एक इमारत है, उसके अंदर 24 बेलनाकार खंबे हैं, बेलन के आकार के। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब उसकी जो गोलाई है। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर के सभी खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार खंबे की त्रिज्या यानी आपको रेडियस जो है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ये जो इसका रेडियस है, जो इसकी गोलाई है ना, ये दे रखी है 28 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.28 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। हमने इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें जो हाइट है वो मीटर में दे रखी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πRh, इसका फॉर्मूला लगता है ना 2πRh। तो एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मतलब पाइस/7 होता है। तो 2 गुना पाइस/7 गुना 0.28 R गुना 4, तो यह आ गया 7.04 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही 24 खंभों का क्या होगा? इसको 24 से गुणा कर देंगे, 7.04 गुना 24, तो यह आ गया 168.96 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का व्यय है अगर 8 रुपए। देखो आपको प्रश्न में दे रखा है कि अगर 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 8 रुपए लगते हैं तो इतने में कितने लगेंगे? इसको 8 से गुणा कर देंगे, 168.96 गुना 8 यानी 1351.68 रुपए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगले पेज पे आते हैं। उदाहरण 7 देखते हैं। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है। देखिए इस तरह के प्रश्न भी आते हैं पेपर में कि आपको इसमें बेलन की क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है और आपको क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो इस तरह के आपने करे होंगे पहले भी प्रश्न। बेलन की ऊंचाई है h और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh प्लस R। ठीक है, आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो पीछे वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस R यानी 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 प्लस h। हमें h नहीं दे रखा है, हमें हाइट नहीं दे रखी है, बराबर 968। तो h को हम सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा h बराबर 15, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। चलिए हम प्रश्नावली 11.3 देखते हैं।
देखो पहला प्रश्न देखते हैं। दो घनाभकार डब्बे हैं। देखो आपको दो डब्बे दे रखे हैं, जैसे किस आकृति में दिखा रखे हैं। इनको मापने के लिए किस डब्बे को, अब देखो आपको दिख रहा है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इन दोनों का आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे 2LB + BH + HL के फॉर्मूला से। तो जिसका भी, जैसे इसका हमने पहले वाले का निकाला तो हमारा आया 14,800 और दूसरे का निकाला तो हमारा आया 15,000 सेंटीमीटर। तो पहले डब्बे का क्षेत्रफल जो है वो दूसरे से कम आया, तो इसलिए पहला डब्बा जो है अर्थात ए को बनाने में कम सामग्री लगेगी। ठीक है, इसको ए वाले को बनाने में। ये आपको दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर, 48 और 24 माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तिरपाल, इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगाओगे। पहले आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे 2LB + BH + HL करके, तो ये आ जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से 100, अब आपको 100 के लिए अगर करना है तो 100 के, जैसे हम करते हैं ना 100 के लिए हम इतने लगेंगे, तो 96 के लिए कितना, इस तरीके से। तो यानी 100 गुणा 13824 डिवाइडेड बाय 96, इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 144 मीटर। ठीक है, इस तरीके से सारे प्रश्न आप करोगे, बहुत ही आसान है। एक ऐसे घन की भुजा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। माना, तो इसमें हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो मान लो कि घन की भुजा की लंबाई है a। ठीक है, तो यानी 6a², उसका होता है 6, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 600 m² दे रखा है आपको, यानी 6a² बराबर 600 या a² बराबर 100, तो a आ गया हमारा 10, यानी घन की जो भुजा है वो एक 10 है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। ये बहुत ही आसान है बच्चों, प्रश्न आप खुद से कर सकते हैं। अब हमने अभी तक क्षेत्रफल किया, अब हम आयतन समझेंगे। आयतन क्या होता है? घना नाभ और बेलन का आयतन। एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। कोई भी जो भी त्रिविमीय वस्तु है वो जितना स्थान घेरती है, उसको रखने में जो स्थान लगता है उसको हम उसका आयतन कहते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं के आयतन की तुलना करने पर का प्रयास कीजिए। उदाहरणतः किसी कमरे के अंदर रखी हुई अलमारी की तुलना में कमरे का आयतन अधिक है। इसी प्रकार आपके पेंसिल बॉक्स का आयतन इसके अंदर रखे पेन और मिटाने वाली रबड़ के आयतन से अधिक है। क्या आप इनमें से किसी भी वस्तु का आयतन माप सकते हैं? स्मरण कीजिए, हम किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए घन इकाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घन सबसे अधिक सुविधाजनक ठोस का आकार है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग सबसे अधिक सुविधाजनक आकार का होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्षेत्र को वर्ग इकाइयों में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार किसी ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें उस ठोस का घन इकाइयों में विभाजित करने की जरूरत होगी। विचार कीजिए कि निम्नलिखित ठोसों में से प्रत्येक का आयतन 8 घन इकाई है।
देखो ये आकृति इन्होंने 11.42 में हमें करके दिखाया है कि इन्होंने जैसे घन ले रखे हैं, तो घन को इन्होंने इस तरीके से कर रखा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से ऐसे लंबाई में रखा, ऐसे इधर रखा। तो मतलब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रखें। जैसे कि आप बचपन में अपने ब्लॉक्स से खेलते थे, तो जैसे ब्लॉक्स जो होते हैं वो घन की आकृति के होते हैं, तो आपने इस तरीके से लगाया तो इसने कितनी स्पेस घेरी, कितनी जगह घेरी, कितना आयतन होगा, इसको ऐसे रखा, ऐसे तरीके से अलग अलग। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों की संख्या गिनते हैं। मतलब उसमें कितने घन आ रहे हैं उसको गिनेंगे। यानी एक घन सेंटीमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 3 आ रहे हैं, तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गए उसमें। 10 mm 10 गुणा 10 mm गुणा 10 mm यानी mm क्यूब। ऐसे 1 घन मीटर में 1 m गुणा 1 m तो 1 m क्यूब आ गए। इस तरीके से यानी cm करें तो cm क्यूब आ गए। या 1 घन मिलीमीटर में अगर हम 1 mm गुणा 1 mm करें तो यानी 1 mm क्यूब आ गए। इसी तरीके से सेंटीमीटर में करें तो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अब हम घनाभ, घन और बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कुछ व्यंजक यानी कि सूत्र ज्ञात करेंगे, उनके फॉर्म। आइए प्रत्येक ठोस की एक एक करके चर्चा करते हैं। घनाभ, समान आकार, प्रत्येक घन की लंबाई समान वाले 36 घन लीजिए। एक घनाभ बनाने के लिए उन्हें व्यवस्थित कीजिए। आप इन्हें अनेक रूपों में व्यवस्थित कर सकते हो। देखो इन्होंने 36 घन लिए हैं। निम्नलिखित सारणी को पर ध्यान दीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहली आकृति में इन्होंने इस तरीके से लिया है, इसको इतने सारे घन लिए, यानी ये 12 यूनिट्स हैं और ये 3 यूनिट्स हैं और ऊंचाई इसकी 1 है, यानी लंबाई 12 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई 1 है। तो हमने क्या किया, L इंटू बी इंटू एच, बी निकालने के लिए, तो ये हमारा आ गया 36। ठीक है। अब दूसरे में क्या है, इसमें लिखोगे आप पहले वाले में लंबाई में लिखोगे 6, चौड़ाई में लिखोगे 3 और ऊंचाई में लिखोगे 2, तो यानी 6 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 36। तीसरे वाले में आप लिखोगे पहले वाले लंबाई के नीचे 9, चौड़ाई के नीचे 1 और इसके नीचे 4, यानी 9 गुणा 1 गुणा 4 यानी कि 36। और सबसे नीचे वाले में लिखोगे लंबाई में 6 और इसमें भी 6 और इसमें 1, यानी 6 गुणा 1 यानी कि 36। तो सारे ही 36 आए। देखो जब चारों का हमारा जो आया 36 ही आया। अतः आप क्या देखते हैं, क्योंकि इन घनाभों को बनाने के लिए हमने 36 घनों का उपयोग किया है, इसलिए प्रत्येक घनाभ का आयतन 36 घन इकाई ही होगा। मतलब 36 घन ही आएगा, चाहे हम उसको जिस तरीके से रखें। हम उसको लंबाई में ज्यादा रख लें, चौड़ाई में कम रख लें, हम चौड़ाई में ज्यादा रख लें या लंबाई कम कर लें, तो किसी भी तरीके से हम उसको किसी भी तरीके से रखें तो उसका उत्तर 36 घन इकाई ही आएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घनाभ का आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के समान है। उपयुक्त उदाहरण से हम कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी क्योंकि L इंटू बी आधार का क्षेत्रफल है, अतः हम यह भी कह सकते हैं कि घनाभ के आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक, इन्हें कीजिए। एक कागज की शीट लेकर और उसके क्षेत्रफल को मापिए। इसी के समान आकार वाली कागज की शीटों का ढेर लगाकर एक घनाभ बनाइए। देखो आपने आकृति में देखो, एक कागज की शीट ली और उसी के नाप की बहुत सारी कागज की शीट लेकर एक घनाभ बना दिया आपने, जैसे आकृति में दिखाया। इस ढेर की इकाई की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि कितनी आ रही है इसकी ऊंचाई। शीट के क्षेत्रफल और शीटों की ऊंचाई का गुणनफल ज्ञात करके घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यह क्रियाकलाप इस विचार को स्पष्ट करता है कि ठोस के आयतन का निगमन इस विधि से भी किया जा सकता है। यदि किसी ठोस का आधार और शीर्ष सर्वांग है और एक दूसरे के समांतर है और उसके किनारे आधार पर लंब होंगे, क्या आप ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका आयतन इस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? अब ये देखो, आपको 2 घनाभ दे रखे हैं और उनका भी आपको आकृति 11.44 में इस तरीके से दे रखा है। इनका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हर एक के फॉर्मूलाज याद करने बहुत जरूरी है, सबके सूत्र याद होने चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र, आयतन का सूत्र,
और परिमाप का सूत्र, ये सभी आपने इस अध्याय में पढ़ा है बच्चों। तो कैसे करोगे आप पहले वाले का? घनाभ का आयतन निकालोगे 8 गुना L इंटू बी इंटू एच, यानी 8 गुना 3 गुना 2, तो यहाँ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमको हमेशा तीन होते हैं ना इसमें, तो हम इसको हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, मतलब क्यूब में आएगा ये हमेशा। दूसरा वाला करें तो दूसरे वाले पे क्या लगाएंगे? ये घनाभ का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? 24 गुणा ऊंचाई यानी 3, यानी 24 गुणा 3/100 m क्यूब, तो 0.72 m क्यूब आ जाएगा। ये इसको हम देखो, इसमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। इसके आगे लिखा है 24 m क्यूब और इसके आगे लिखा है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो इसके लिए इसके नीचे 3/100 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। घन घनाभ का एक अनोखा विशेष उदाहरण है जिसमें L लंबाई, ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो बराबर होते हैं। L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच होते हैं। और घन का आयतन क्या होता है? L इंटू L इंटू L, यानी कि L क्यूब। ठीक है, निम्नलिखित घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। यानी पहला देखो 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन भुजा का क्यूब यानी 4 का क्यूब, यानी 4 गुना 4 गुना 4 यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही 1.5 का क्या होगा? 1.5 का क्यूब यानी 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी 3.375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम। इन्हें कीजिए। समान आकार वाले 64 घनों को जितने रूपों में आप व्यवस्थित कर सकते हैं उतने रूपों में व्यवस्थित करके घनाभ बनाइए। प्रत्येक रूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या समान आयतन वाली ठोस, ये तो आप अपने आप कर सकते हो बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। जैसे पहले आपने अगर लंबाई 64 ले ली, चौड़ाई 1 ले लो, ऊंचाई 1 ले लो, या आप लंबाई 32 ले लो, चौड़ाई 2 ले लो, ऊंचाई 1 ले लो। इस टाइप से आप अलग अलग करके उनका क्षेत्रफल निकालो। जैसे 2L प्लस बी प्लस एच, इस तरीके से आप अलग अलग मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL का फॉर्मूला लगा के आप अलग अलग करोगे तो सबका जो है वो ये क्षेत्रफल आप निकालोगे। तो सभी प्रकार के क्षेत्रफल की जो घन इकाई आएगी वो 64 ही आएगी। तो इसी प्रकार आप लिखोगे कि ठोस आकार जिनका आयतन बराबर होता है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान नहीं होता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समान नहीं आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका अलग अलग आएगा। अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो वो अलग अलग आएगा, लेकिन इनका जो आयतन आएगा वो हमेशा बराबर ही आएगा। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। एक कंपनी बिस्किट बेचती है और बिस्किटों को पैक करने के लिए घनाभार डब्बों का प्रयोग करती है। डिब्बे जैसे A 3 सेंटीमीटर गुणा 8 गुणा 20 सेंटीमीटर, लेकिन डिब्बा B जो है उसका ये है डिब्बे 4 गुना 12 गुना 10। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा और क्यों? क्या आप ऐसे किसी और आकार के डिब्बे का सुझाव दे सकते हैं जिसका आयतन इनके समान हो परंतु इनकी तुलना में आर्थिक दृष्टि का मतलब है बच्चों जो थोड़ा सस्ते में मिल जाए, मतलब उनको कम कॉस्ट में पड़े, बिस्किट का डब्बा कम कॉस्ट में पड़े उस बिस्किट वाले को, एक कंपनी को। जैसे डिब्बा A का आयतन निकालेंगे हम तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 3 गुना 8 गुना 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 480 सेंटीमीटर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यानी 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो हमने ये निकाला यानी 2 3 गुना 8 प्लस 8 गुना 20 प्लस 20 गुना 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 2 24 प्लस 160 प्लस 60 यानी 2 गुना 244, तो ये आ गया 488 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आयतन डिब्बे बी का निकालें तो वो हमारा आ रहा है यानी 4 इंटू 12 इंटू 10, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो वो आता है 416। तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि डब्बे बी का जो आयतन है, स्पष्ट है कि बी के प्रकार के डिब्बे का आयतन जो है वो बराबर है ए के, मतलब उनका आयतन दोनों का बराबर ही आ रहा है। उसका आयतन आ रहा है 480 आ रहा है उसका, और बी का भी 480 आ रहा है दोनों का,
परंतु बी के प्रकार के डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए प्रकार के डब्बे के क्षेत्रफल से जो आ रहा है वो कम आ रहा है। तो इसलिए बी का जो डब्बा है, इसलिए इसी प्रकार डब्बा बी के लिए आवश्यक सामग्री कम है, तो डब्बा बी आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक है। एक अन्य प्रकार का डिब्बा जिसका आकार 8 गुणा 6 गुणा 10 अगर हम लें तो यानी आयतन तो उसका वही आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आएगा 336। स्पष्ट है कि इस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिब्बे बी से भी कम है, इसलिए दोनों डब्बों से यह दिए गए दोनों प्रकार के डब्बों से अधिक लाभदायक होगा। तो इस तरीके से हमने हमने पहले उसका आयतन निकालना है और फिर उसका आयतन कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच करके। और आयतन क्योंकि हमेशा बराबर ही आता है, आप तीनों डब्बों का आयतन निकालोगे L इंटू बी इंटू एच तो बराबर ही आएगा आयतन। लेकिन अगर आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा अलग आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि किसमें हमें कम कॉस्ट पे, कम आर्थिक रूप से अच्छी दृष्टि में होगा। अब हम आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि किसमें हमें कम कॉस्ट पे, कम आर्थिक रूप से अच्छी दृष्टि में होगा। अब हम बेलन का आयतन देखते हैं। आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन उसके आधार के क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल को ज्ञात करते हुए किया जाता है। क्या इसी प्रकार हम बेलन का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं? घनाभ की तरह बेलन में भी एक आधार और शीर्ष होता है जो एक दूसरे के सर्वांगसम और समांतर होते हैं। घनाभ की तरह उसका वक्र पृष्ठ आधार पर लंब होता है। देखो जैसे इन्होंने बताया आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो जैसे ये घनाभ है और ये बेलन है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, क्योंकि ये क्या है, एक वृत्त है। घनाभ का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच, LBH। और बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई क्या होती है, h, यानी इसका क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन निकालने का ये फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन और धारिता, इन दो शब्दों में अधिक अंतर नहीं है। अब धारिता क्या होती है ये समझते हैं बच्चों। किसी वस्तु द्वारा घिरी गई जगह की मात्रा को उसका आयतन कहते हैं। आपने कोई डब्बा, जैसे एक टेबल पे कोई डब्बा रखा आपने, वो कितनी जगह घेर रहा है, वो उसका आयतन है। किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा को उसकी धारिता कहते हैं। जैसे आपने एक बर्तन में पानी डाला या आपने एक बर्तन में कोई सब्जी रखी, वो कितनी जगह घेर रही है, वो धारिता होती है। ठीक है। यदि किसी पानी रखे जाने वाले टिन के बर्तन में 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है, तो उस टिन के बर्तन की धारिता 100 सेंटीमीटर क्यूब होगी। धारिता को लीटरों में भी मापा जाता है। लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में निम्नलिखित संबंध होता है। 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अतः 1 मीटर क्यूब में 100,000 यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 लीटर होता है। ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूलाज हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। प्रयास कीजिए, संलग्न बेलनों का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको फॉर्मूला पता चल गया ऊपर, इसी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। पहले इसमें दे रखा है 7 और 10, मतलब इसका आपको तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसको पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मतलब 22/7, आर क्या है इसमें 7, रेडियस त्रिज्या जो है इसमें 7 दे रखी है, यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और एच मतलब 10। इसको निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी करोगे। इसका बेलन का आयतन निकालोगे तो ये होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है 250 गुणा 2 यानी 500 मीटर क्यूब। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आपको घनाभ की ऊंचाई निकालनी है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी 275/25 बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको ऊंचाई नहीं दे रखी है। देखो फॉर्मूला क्या है,
घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन भी दे रखा है, आपको ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्षेत्रफल जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, बराबर के इधर करते हैं तो भाग हो जाता है ना, फिर आप उसके फॉर्मूले के अंदर आपने लगा दिया 275/25, तो इस तरीके से ये आ गया। उदाहरण 9 देखिए, एक घनाभाकार गोदाम जिसकी माप 60 × 40 × 30 है के अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, तो देखो एक डिब्बे का आयतन 8 है, तो गोदाम का आयतन कैसे होगा? L × B × H यानी 72,000। तो गोदाम का आयतन, उसका मतलब अगर हमें एक डिब्बे का निकालना का दे रखा है और गोदाम का हमारे पास आ गया 72,000 मीटर क्यूब, तो यानी 60 × 40 × 23 में हमारा 72,000 आ गया। तो 72,000 × 0.8 को भाग कर देंगे 0.8 से, तो ये हमारा आ गया 90,000। यानी इस प्रकार गोदाम के अंदर रखे जा सकने वाले, मतलब उस गोदाम में हम 90,000 जो है डब्बे रख सकते हैं। उदाहरण 10, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदैर्ध्य मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बनाया जाता है। बेलन बनाया हमने, इसको ऐसे मोड़ा तो ये बेलन बन गया। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई के लिए 22/7 लगाइए। देखो ये एक कागज था जैसे आकृति में दिखाया है, इस तरीके का एक कागज था, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, बेलन बना दिया। ठीक है, और उसका हमें ये दे रखा है ऊपर त्रिज्या और ये उसकी हाइट दे रखी है। तो फॉर्मूला लगा दो, πr²। बेलन की ऊंचाई यानी h दे रखा है हमें 14, त्रिज्या दे रखी है 20 और बेलन का आयतन क्या होता है? v πr²h। इस फॉर्मूले में लगा दिया 22/7 × 20 × 20 × 14, 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन आ गया 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को हमेशा क्यूब में लिखते हैं। उदाहरण 11 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। आपने इसको ऐसे मोड़ा, बेलन बन गया, तो उसका आप आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार की परिधि क्या होती है? 2πr। ये फॉर्मूला होता है ना 2πr। कागज की लंबाई बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी और चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, माना बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो बेलन की परिधि 2π यानी 2 × 22 हमें रेडियस नहीं दे रखा है इसमें, गुणा r। तो पहले हमारा r आ जाएगा, हमें r निकालना है, तो r आ गया हमारा 7/4। ठीक है, अब हम इसका आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 22 × 7, 22/7 × 7/4 × 7/4 × 4। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमेशा जब भी हम याद रखना, जब भी हम बेलन का लिखते हैं तो हमेशा हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। 11.4 प्रश्नावली देखते हैं। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन? तो पहला उन्होंने बोला है ये ज्ञात करने के लिए कि किसमें कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आयतन से पता करेंगे। दूसरा वाला है कि इसका प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बोरियन की आवश्यकता होगी, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के पता करेंगे दूसरे के लिए। और तीसरे का उत्तर होगा इसका भी हमें आयतन ही निकालना पड़ेगा। अब ये देखो आपको 2 टैंक दे रखे हैं और इन दोनों टैंकों का आपको ऊंचाई और व्यास दे रखा है। व्यास मतलब त्रिज्या दे रखी है, रेडियस r दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है, ये जांच करना है। तो आप दोनों का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों का आयतन निकालेंगे। जिस बेलन का आयतन अधिक आएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ये आप इस तरीके से आपको ये प्रूफ कर पाएंगे, आपको प्रूफ करना है। एक और प्रश्न मैं बता देती हूँ, तीसरा, एक ऐसे घनाभ की, इसमें भी हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने, मतलब फॉर्मूला में पुट कर देंगे दोनों चीजें, तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर 900, तो 180 गुणा ऊंचाई बराबर 900। तो ऊंचाई कैसे आ जाएगी? 900/180। ठीक है, इसका अगला प्रश्न जो है वो भी ऐसा ही है, सेम, उसमें भी इसी तरीके से हमें निकालना है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, आप सारे अपने से कर सकते हो बच्चे। तो हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा? हमने इस अध्याय में बेसिकली जो भी समतल आकृतियां होती हैं उनके बारे में समझा, पढ़ा, ठोस आकृतियों के बारे में समझा, उनका परिमाप, क्षेत्रफल और उनका आयतन, परिधि क्या होता है उस सब के बारे में। यानी समलंब का क्षेत्रफल
समलंब का क्षेत्रफल यानी समांतर भुजाओं की लंबाइयों के योग का आधा गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी विकर्णों के गुणनफल का आधा। ठीक है। एक ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L²। ये फॉर्मूले हैं, सारे सूत्र हैं सबके। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr + h। किसी ठोस द्वारा घिरी गई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाती है। घनाभ का आयतन L × B × h। घन का आयतन L³। बेलन का आयतन πr²। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और जो कि 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये इस अध्याय में बेसिकली आपको सारे सूत्र, सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि आयतन का, परिमाप का, क्षेत्रफल का, सबके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और आयतन को हमेशा हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। ये सब चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। हमें आयतन दिया गया है, हमें आयतन पूछा गया है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, हमसे क्या निकालने को कहा गया है। उसी तरीके का फॉर्मूला आप उसके अंदर लगाओगे और आप उसका प्रश्न उत्तर जो है वो अच्छे से निकाल पाओगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से यह अध्याय समझ में आया।